हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है आकाश नरवड़िया और हमारी क्लासेस का नाम है नरवड़िया स्टडी सर्कल। तो मोल कंसेप्ट में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप के लॉज पढ़ेंगे केमिकल कॉम्बिनेशन। चलो शुरू करते हैं। ओके, अब ये लॉज हमें पढ़ना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफाइनाइट या फिक्स प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम और लास्ट है एवोगैड्रोस लॉ। और ध्यान रखना, केमिस्ट्री के 3 गोल्डन रूल हैं। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन, तीसरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये 3 केमिस्ट्री के गोल्डन रूल हैं जो हर केमिकल रिएक्शन फॉलो करती है, नहीं तो यूनिवर्स ही क्रैश हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले लॉ से। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लेवाइजर ने दिया था, और लेवाइजर भैया ये बोलते हैं कि भैया जितना भी माल तुम रिएक्शन में डालोगे उतना ही आउटपुट मिलेगा, बस फॉर्म चेंज हो जाएगा। लेवाइजर भैया क्या बोलते हैं, जितना भी माल मतलब रिएक्टर अमाउंट ऑफ रिएक्टर आप रिएक्शन करवाओगे उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, उतने ही मास का। अच्छा देखते हैं। मैटर दैट इज मास इज नाइदर क्रिएटेड nor destroyed during any physical or chemical change। तो मैटर नाइदर क्रिएटेड मास के फॉर्म में नॉट डिस्ट्रॉय, किसी भी फिजिकल और केमिकल रिएक्शन में ना ही मास डिस्ट्रॉय होता है ना ही नया मिलता है। ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। ठीक है, ओके। हमें करना क्या है, जितना मास पहले उतना मास बाद में, बस टोटल मास ऑफ रिएक्टर इनिशियली कितना था इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टर का मास इक्वल टू प्रोडक्ट का मास। मास ऑफ रिएक्शन बिफोर, मास ऑफ रिएक्टर रिएक्शन मास ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन। तो हम यहां बोलेंगे जितना मास पहले उतना ही मास बाद में। जितना मास पहले उतना मास बाद में। ओके, इसे लिखेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। यही तो हमारा लॉ है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट का मास रहेगा, रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसका भी मास उतना ही रहेगा, इक्वल रहेगा, बैलेंस रहेगा। चलो अप्लाई करते हैं। अब व्हेन मैटर अंडरगोस फिजिकल चेंज की बात करते हैं, तो मान लो कि मेरे पास वाटर आइस के फॉर्म में इनिशियली इसका मास है 100 ग्राम। मैंने इसे हीट किया और कंप्लीटली पूरे आइस को कन्वर्ट कर दिया वाटर में, और उसका भी मास कितना आया 100 ग्राम। तो मैंने हीट करके आइस को कंप्लीटली वाटर में कन्वर्ट कर दिया। तो मास पहले कितना था 100, बाद में कितना है 100। मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट की साइड लेफ्ट हैंड साइड और ये प्रोडक्ट की साइड। ओके, अब केमिकल चेंज में देखते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन करते हैं। ये तो फिजिकल चेंज हो गया हमारा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान देना अच्छे से, चीज अप्लाई कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। रिएक्टेंट कंबाइन होकर क्या बना रहा है, प्रोडक्ट, एक नया कंपाउंड बना रहे हैं। क्लियर है। अब यहां देखो, हाइड्रोजन टोटल कितने हैं 4, और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1। तो 4 × 1 4 ग्राम बायोमास। यहां पे लिखा हुआ है बायोमास अकॉर्डिंग टू मास। तो मेरे पास 4 ग्राम हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने हैं 2, एक ऑक्सीजन का मास 16, 2 ऑक्सीजन का मास 32। ओके, यहां इसे कर लिया। अब यहां निकाल लेते 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अब इनको कैलकुलेट कर लेते। ये आ गया आपका 18 2 36। यहां पे ये आ गया, यहां पे इन दोनों को ऐड करते हैं, ये कितना आ गया, ये भी 36। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट आ गया हमारे पास। क्लियर है, सिंपल लॉ है बेटा। ठीक है,
इसमें अप्लाई करते हैं, कार्बन केस में अप्लाई करते हैं ना। अब मैंने क्या किया, कंबशन रिएक्शन किया, यहाँ पे कार्बन को बर्न कर दिया। बर्निंग रिएक्शन को कंबशन रिएक्शन कहते हैं। कितने कार्बन है, एक कार्बन का मास कितना होता है 12। कितने ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन 16, तो ये कितने हो गए 32, या 12 प्लस 30 कंबाइंड फॉर्म में, तो ये हो गया आपका 44 ग्राम। और इसको आप इक्वेट करके लिखोगे तो ये भी कितना हो गया 40 ग्राम, 44 ग्राम। तो जितना मास पहले उतना मास बाद में। क्या क्लियर समझ में आया? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता क्या है आपको, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना ही डिस्ट्रॉय होता है ना ही मास बनता है। रिएक्शन के पहले जितना मास होगा उतना ही मास रिएक्शन के बाद में प्रोडक्ट करेगा। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, जितना मास पहले उतना मास बाद में। अब इस माचिस की लकड़ी को मैं जला के दिखा रहा हूं, ठीक है। अब ये जो माचिस की लकड़ी आपकी जल रही है, ठीक है, बूझ गई, कैसे जलाते हैं, हाँ जी, ये जल रही है, ये कंबशन रिएक्शन है। हम मान लेते हैं इसमें तो कार्बन है, इस लकड़ी को प्योर कार्बन मान के हम काम कर रहे हैं, ठीक है। ये जलाया, धुआं भी निकलते हुए आपको दिख रहा है, ठीक है। अब ये जला दिया, अब ये बूझ गया, ओके। अब इस माचिस की लकड़ी को जलते हुए देखने के बाद और बुझने के बाद, इस कंबशन रिएक्शन को देखने के बाद पप्पू बोला, पप्पू कौन है, पप्पू तो मासूम है, ठीक है ना। पप्पू बोला सर लड़की तो जल गई। अरे लड़की नहीं, लकड़ी। हाँ सर लकड़ी तो जल गई, देखो मास तो कम हो गया। मैंने बोला गौर से देखा क्या तूने? नहीं, जब लकड़ी जल रही थी तो जो भी ऐश बनी आपने उसे देखा, बट साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो स्मोक निकला वो तो उड़ गया ना, उसे भी तो काउंट करना पड़ेगा, तभी तो टोटल मास इक्वल होगा। अब समझ में आया? हाँ, अब वो समझ में आ गया है, मतलब क्लियर है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, जितना मास पहले उतना मास बाद में। कंजर्वेशन है ना, कंजर्व करके रखना, क्लियर है, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन और फिक्स प्रोपोर्शन, है ना। इसे कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं और फिक्स प्रोपोर्शन भी कहते हैं। अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन, इक्वल रेशियो या फिक्स रेशियो ऑफ एलिमेंट्स बाय मास इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब वो इसे अप्लाई करके देखते हैं ना, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। वो क्या बोल रहा है, जो भी कंपाउंड इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, जब भी वो बना होगा, बनने के बाद की बात कर रहे हैं, वो जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स बनाऊंगा उनका रेशियो बाय मास क्या होता है, कांस्टेंट या फिक्स, हमेशा। अच्छा देखते हो, अब बाय मास कितने हाइड्रोजन है, 2। एक हाइड्रोजन का मास 1, 2 हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम। कितने ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 ग्राम। इसको मैंने रेशियो में ले लिया, रेशियो बाय मास, तो ये 2:16 रेशो में आ गया। हाइड्रोजन 2 रेशो तो ऑक्सीजन 16 रेशो। फिर से किसमें कन्वर्ट करना है, सिंपल रेशो में, जब तक कि डिवाइड करना है, जब तक कि डिवाइड ना हो, तब तक कि डिवाइड ना हो। तो ये आ गया 1:8, ये सिंपल रेशो में आ गया। इसका मतलब अगर मैं हाइड्रोजन 1 रेशो लूंगा और ऑक्सीजन 8 रेशो लूंगा और मिक्स करूंगा तो मुझे 1 रेशो वाटर का मॉलिक्यूल मिल जाएगा। अब क्लियर हुआ? ठीक है, समझ में आ गया। तो एक वाटर के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो बाय मास क्या हो गया, फिक्स। अब ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये पानी आप गंगा जल लाओ या फिर नल का पानी लो या फिर लैबोरेटरी में, लैब में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलकर वाटर बनाओ, रेशो क्या रहेगा, जो भी वाटर बनेगा उसमें हाइड्रोजन कितना रेशो 1 और ऑक्सीजन कितना रेशो 8। अब समझ में आया? तो इसे हम नेचुरली बनाए या फिर सिंथेटिकली, मतलब आर्टिफिशियली। नेचुरली कहां से, रेन वाटर ले लो, रिवर वाटर ले लो, ठीक है, टैप वाटर नल का पानी ले लो, या फिर लेबोरेटरी में बनाओ।
हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को रिएक्शन करके, तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो बनेगा फिक्स बनेगा, टूटेगा नहीं, वही रेशो चाहिए। वाटर को बनाने को रेशो 1:8, क्या हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन हमेशा फिक्स रहेगा। क्लियर हुआ क्या? ठीक है। चलो अब कार्बन के साथ ले लेते हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना कैसे बनाऊंगा, किस रेशो में आया होगा? तो यहाँ पे बाय मास वही, कितना कार्बन है 1, 12 ग्राम, कितने ऑक्सीजन है 2, एक ऑक्सीजन का मास 16 तो 2 का 32 ग्राम, दोनों का बाय रेशो बाय मास, रेशो बाय मास कितना हो गया 12:32, डिवाइड करते हैं 4 से डिवाइड होगा 3:8, ये हो गया इसका सिंपल रेशो। मतलब मुझे कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो कार्बन लगेगा 3 रेशो और ऑक्सीजन लगेगा 8 रेशो। 3 रेशो कार्बन 8 रेशो ऑक्सीजन से मिक्स होकर बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, रेशो की फॉर्म में 1:CO2। अब फिक्स हुआ, अब क्लियर हुआ, सिंपल था। तो जब भी जो भी कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड एक बार बन गया तो रेशो क्या हो जाएगा उसका बाय मास फिक्स। क्लियर है? अब ये देखने के बाद पप्पू का क्वेश्चन आया। हाँ जी भाई पप्पू, मासूम वाला पप्पू बोलता है सर अगर मैं हाइड्रोजन ज्यादा मिला दूंगा तो पानी स्ट्रांग बन जाएगा। अबे पानी स्ट्रांग कैसे बनेगा? अबे ये केमिस्ट्री है, ये चाय में जो स्ट्रांग बनाना है प्रोपोर्शन रेशो हमेशा क्या रहेगा फिक्स। किसने एक्सप्लेन किया? सर प्राउस्ट ने एक्सप्लेन किया, प्रूव किया हुआ है, वही तो पढ़ रहे हैं। अब समझ में आया ना? ठीक है, तो आप भी ऐसा नहीं करना पप्पू के जैसा। क्लियर हुआ? रेशो क्या है फिक्स। वाटर को बनाने के लिए 1:8, CO2 को बनाने के लिए 3 रेशो कार्बन 8 रेशो ऑक्सीजन फिक्स है। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट लॉ देखते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। व्हेन 2 डिफरेंट एलिमेंट combine to form 2 or more than 2 different compound, 2 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट रहेंगे, वो केमिकली कंबाइन करके 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं। इन विच फिक्स्ड मास ऑफ वन एलिमेंट कंबाइन विद डिफरेंट मास ऑफ द अदर, किसी एक को फिक्स कर देंगे और बाकी के मास का रेशो लेंगे तो वो सिंपल रेशो में होल नंबर में आता है। समझते हैं, ये है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके है ना वाटर भी बनाता है, वाटर का मॉलिक्यूल, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनाता है अलग अलग रेशो में। यहाँ पे एक कंपाउंड को बनाने के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो फिक्स रहेगा, बट डिफरेंट कंपाउंड को बनाने के लिए दोनों के रेशो भी क्या रहेंगे डिफरेंट। ठीक है, जैसे कि बता देता हूं, यहाँ पे हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और बना लिया H। यहाँ पे हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और बना लिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहाँ पे कितना है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये 2, अब ये रिएक्शन बैलेंस होगी, यहाँ पे रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस, तो रेशो भी अलग अलग हो गया। क्या क्लियर हुआ? अब समझाते यहाँ पे फिर से एक बार। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 16, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 32 ग्राम के फॉर्म। ग्राम को फिर हमने रेशो में कन्वर्ट करती है। अब वो क्या बोल रहा है डेफिनेशन के हिसाब से, 2 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट अलग अलग रेशो में, सेम नहीं, अगर अलग अलग रेशो में कंबाइन करेंगे तो अलग अलग कंपाउंड भी बनाएंगे। H2 डिफरेंट कंपाउंड है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये डिफरेंट कंपाउंड है, बट दोनों का रेशो इंडिविजुअली देखेंगे तो फिक्स है। ओके, हम मल्टीपल की बात कर रहे हैं, तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट रिएक्शन करके वाटर भी बनाते हैं और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनाते हैं। अब इसका रेशो ले लेते हैं, ये आ गया 1:8 इंडिविजुअल वाला, ये आ गया 1:16। अब वो ये बोलना चाहता है इसमें से किसी एक को मैं फिक्स कर दूं, मैंने हाइड्रोजन को फिक्स कर दिया, तो जो साइड वाले एटम है ऑक्सीजन दोनों में, उनका अगर मैं रेशो लूंगा तो वो कितना आएगा, वो भी सिंपल रेशो में आएगा। यहां पे कितना है 8 इस ऑक्सीजन का, और यहां पे कितना है 16 H2O2 वाले ऑक्सीजन का, इनका सिंपल रेशो दूंगा 1:2, ये भी सिंपल रेशो में है। बस इतना सा है। इसका मतलब वो बोलना ये चाहता है जब भी मैं 2 डिफरेंट एलिमेंट को कंबाइन करता हूं, केमिकली रिएक्ट करता हूं, और उनका वो डिफरेंट कंपाउंड बनाएंगे डिफरेंट रेशो में, मल्टीपल रेशो, ऐसा वो बोलना चाहता है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैंने कार्बन लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है
और कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। फिर से वैसा करेंगे, कार्बन कितना है 12, ऑक्सीजन कितना होता है 16, एक कार्बन एक ऑक्सीजन का मास ये कितना, यहाँ पे कार्बन 12 और ऑक्सीजन कितना 13। फिर इनका सिंपल रेशो ले लेते हैं इंडिविजुअल, तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, यहाँ पे ये हो गया 3 और ये हो गया आपका 8। तो अगर मैं कार्बन को किसी एक एलिमेंट को का मास फिक्स करके उनके साइड का रेशो लेता हूं तो ये आ गया 4:8। इनका सिंपल रेशो दूंगा 1:2। सिंपल था, क्लियर हुआ, आया समझ में। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, डिफरेंट एलिमेंट दो, कम से कम दो होने चाहिए। दो की बात करेंगे यहाँ पे, अगर ये केमिकली रिएक्ट करेंगे तो डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं मल्टीपल रेशो के, अलग अलग रेशो के, ठीक है, बट इंडिविजुअली उनका रेशो फिक्स रहेगा किसी एक कंपाउंड का, मगर ये डिफरेंट कंपाउंड बना रहे तो इनका रेशो डिफरेंट रहेगा। क्लियर हुआ, ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट चेक करते हैं। अब ठीक है, तो यहां पे अपन देखो समझ में आ गया। अब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसका। इसके पहले 3 गोल्डन रूल क्या थे अपने, मास कंजर्व होना चाहिए, प्रोपोर्शन फिक्स रहना चाहिए और मल्टीपल प्रोपोर्शन आपका हमेशा सिंपल रेशो में रहना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ मास, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये सभी के सभी किस में रहेंगे, सिंपल रेशो में रहेंगे। क्या समझ में आ गया, ये एक पॉइंट आप नोट कर लेना, 3 गोल्डन रूल, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन है, which of the following compounds cannot demonstrate the law of multiple proportion? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बताने के लिए दो डिफरेंट एलिमेंट चाहिए और वो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाना चाहिए और वो दोनों उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। तो आप नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बने हैं, इसी के दो डिफरेंट कंपाउंड है। हाँ, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो होता है। मुझे क्या करना है, किसमें फॉलो नहीं होता ये देखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन और ऑक्सीजन से मिले दोनों है, इसमें कोई तीसरा टाइप का है क्या, नहीं, ये भी फॉलो करता है। H2 और H2O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने और दोनों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ रहा है, कोई तीसरा नहीं है, ये भी फॉलो कर रहा है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सोडियम और सल्फर है, यहाँ पे सोडियम और फ्लोरीन है, तो इन दोनों कंपाउंड में कोई कॉमन नहीं है। 3 डिफरेंट एलिमेंट है, सोडियम, सल्फर एंड क्लोरीन, और वो डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं, 2 डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, 2 डिफरेंट या 3 डिफरेंट है, उन जो भी वो डिफरेंट कंपाउंड बनाएंगे उनमें वही आने को होना, मगर ये तो वैसा फॉलो नहीं कर रहा है। 2 डिफरेंट एलिमेंट, 2 डिफरेंट कंपाउंड, दोनों में वही होने चाहिए, यहाँ तो अलग है। 3 डिफरेंट कंपाउंड, सॉरी 3 डिफरेंट एलिमेंट, 2 डिफरेंट कंपाउंड है, बट दोनों में, एक में सोडियम और सल्फर है, एक में सोडियम और क्लोराइड है, इसमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो नहीं होगा। आया समझ में, क्लियर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्या है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है ये देखते हैं ना। व्हेन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स combines with the same mass of third element, the ratio of the mass in which they do so must be same. उनका रेशो सेम होना चाहिए, और in a simple ratio in which they combine with each other. तो बोल रहा है यहाँ पे 3 डिफरेंट एलिमेंट की बात कर रहा है। तो मेरे पास एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, क्लियर है। अब ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये 3 डिफरेंट एलिमेंट है, ये तीनों डिफरेंट एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं। अगर कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे तो ये मीथेन बना रहा है। मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि ये बनेगा, यहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर H2 बना लेंगे, ओके। यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेंगे। हम एक एग्जांपल से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 3 डिफरेंट एलिमेंट है क्योंकि उसने तीसरे एलिमेंट का नाम लिया है, तीनों कंबाइन कर रहे हैं
एक दूसरे के साथ और तीन डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं, तीन डिफरेंट एलिमेंट, तीन डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं। इनका पहले मैं मास का रेशियो लूंगा भाई, बाय मास। कार्बन कितना 12, हाइड्रोजन कितना 4, ठीक है। तो रेशियो क्या हो गया 4:1। क्लियर हो गया। यहाँ पे CO2 की बात करते हैं, कार्बन कितना 12, ऑक्सीजन कितना 32, कितना हो गया 3:8। ओके, और वाटर कितना है यहाँ पे H2O, हाँ 2 और 16, 1:8। अब देखेंगे अच्छे से, है ना। तो हमने 4 से डिवाइड किया हमने CH4, ये 12, ये 4, तो ये 3:1 है, ठीक है 3:1। अब वो बोलना क्या चाहता है देखो अच्छे से, when two different element combine, मेरे पास तीन डिफरेंट एलिमेंट है, उसमें से जो दो कंबाइन करेंगे, इसने मीथेन बना लिया, इसने वाटर बना लिया, इसने कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। इन तीनों का मैंने सिंपल रेशियो ले लिया, ठीक है, तीनों का सिंपल रेशियो ले लिया। द रेशियो ऑफ द मास ऑफ विच दे डू सो मस्ट बी सेम और इन सिंपल रेशियो। इन दोनों में से मैं किसी एक को, कार्बन, क्योंकि कार्बन यहां पे सेम अमाउंट में, इनके मास को फिक्स कर दूं और इनके साथ जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इनका रेशियो ले लो, तो जो तीसरा कंपाउंड बन रहा है उसका रेशियो इनके साइड के एटम के रेशियो से क्या आएगा, सेम आएगा। ये बोलता है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। तीन डिफरेंट एलिमेंट, उसमें से हर दो तीन डिफरेंट कंपाउंड बनाएंगे, उनमें से किसी दो डिफरेंट कंपाउंड में से किसी एक का मास हम फिक्स कर देंगे। देखो 12 यहां पे फिक्स है, और उसके जो साइड में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उनका रेशियो कितना आ गया 1:8। तो जो तीसरा कंपाउंड बनेगा उसका भी रेशियो क्या आएगा 1:8, और ये दोनों सेम रहेंगे। क्या क्लियर हुआ, लिख के भी रखा। इफ वी फिक्स मास ऑफ कार्बन इन CH4 and CO2, then simple ratio of hydrogen oxygen is 1:8, which is equal to थर्ड कंपाउंड H2, that is 1:8। अब क्लियर हुआ, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ऐसा होता है, ठीक है, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो क्या बोल रहा है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे व्हेनेवर गैसेस रिएक्ट टुगेदर, द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिंग गैसेस एंड प्रोडक्ट्स आर इन सिंपल रेशियो। अब यहां पे वो सीन नहीं है कि सिर्फ मैं रिएक्टेंट के कंपाउंड का ही रेशियो काउंट करूंगा, नहीं, यहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तीनों को, दोनों को लेना है, इंक्लूड करना है। देखते हैं, तो बोल रहा है पहले जो भी रिएक्शन होनी चाहिए वो सिर्फ गैसियस फेज में ही होनी चाहिए, और उनको क्या लेंगे, बाय वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम में कुछ मेंशन नहीं है, इसलिए हम जो उसके सामने लिखा है वही लेंगे। मतलब 2 वॉल्यूम ऑफ H2 react with 1 volume of O2 gives 2 volume of H2, और इसका रेशियो ले लेंगे, है ना। सिंपल रेशियो क्या आ जाएगा इसका, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मिला के 2:1:2 हो गया, खत्म हो गया। सारे ना सिंपल रेशियो रहेगा, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं मेरे पास क्या है, नाइट्रोजन। पहले तो रिएक्शन क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। तो ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखिए, क्या लिखी है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन, तभी ये अप्लाई करना है हमें पीछे भी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 3 2। अब कैसा, वॉल्यूम की कुछ वैल्यू लिखते थे। मान लो कि ये जो गैसेस हैं मैं इन्हें लीटर में मेजर करूं, किसमें, लीटर में। तो 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 2 लीटर ऑफ अमोनिया NH3। अब इसको रेशियो में ले लो 1:3:2, सभी को, जितने भी रिएक्टेंट और जितने भी प्रोडक्ट है उनका सिंपल रेशियो में ले लेना है, और ये हो जाएगा आपका लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। सिर्फ गैसियस फेज में एप्लीकेबल होता है। क्लियर है, ये भी सिंपल था, ठीक है।
अब एवोगैड्रोस लॉ की बात करते हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉल। अब यहाँ पे मैंने 3 सिलेंडर लिया है, पप्पू ने तीनों सिलेंडर देख के बोला है सर घर में एक सिलेंडर नहीं आ रहा, आप यहाँ 3 लेके आ गए। अरे भाई ये एलपीजी थोड़ी है अपने घर में यूज करने वाला, ये दूसरा है अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये इमेज है, ठीक है। अब देखेंगे वो क्या बोल रहा है, अगर मैं किसी भी मॉलिक्यूल का या कंपाउंड का इक्वल वॉल्यूम ले लूं तो यहाँ पे 3 है, H2 है, O2 है और N2 है। 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल है मेरे पास, उन तीनों का वॉल्यूम मैंने क्या ले लिया, इक्वल ले लिया। तीनों का वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम ऑफ ईच आर इक्वल, वॉल्यूम इक्वल ले लिया, क्लियर है। और टेम्परेचर क्या कर दिया, तीनों का टेम्परेचर क्या है, सेम, तीनों का टेम्परेचर सेम है और तीनों का प्रेशर भी सेम, तीनों का प्रेशर भी सेम कर दिया। तो तीनों का टेम्परेचर 273 केल्विन है, तीनों का प्रेशर, ये हो गया टेम्परेचर, ये हो गया प्रेशर, तीनों का प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और तीनों का वॉल्यूम भी सेम है, ये सेम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैंने ले लिया, ठीक है। तो एवोगैड्रो का कहना है अगर वॉल्यूम सेम, प्रेशर सेम, टेम्परेचर सेम, तो उनके अंदर जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, हाइड्रोजन के जितने भी नंबर होंगे टोटल, ऑक्सीजन के जितने भी होंगे और नाइट्रोजन के जितने होंगे, वो सब क्या रहेंगे, वो भी इक्वल रहेंगे। तो तीनों के नंबर क्या है, इक्वल नंबर है, इक्वल नंबर कितना, ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल, और 1 मोल कितना होता है बच्चों, 6.022 into 10⁻23 number of molecules in each cylinder। तो बहुत ही सिंपल हो गया, एवोगैड्रोस लॉ बहुत ही सिंपल है। अगर हम जितने भी डिफरेंट मॉलिक्यूल, 2 हो या 3, अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है, सेम कर ले रहे हैं और टेम्परेचर और प्रेशर भी सेम कर दिया, तो इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, टोटल नंबर। बहुत ही सिंपल था, क्लियर हो गया। ये हो गया हमारे सभी लॉज। अब हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, क्लियर है। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। अब आपके सामने क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन N2 3H2 के साथ रिएक्शन करके तो अमोनिया बना रहा है, द रेशो बाय वॉल्यूम, क्या लिखा उसने, वॉल्यूम ऑफ N2H2 एंड NH3 इज 1:3:2। दिस इलस्ट्रेट द लॉ। सबसे पहले उसने गैसेस मेंशन किया। अब वो बोल रहा है कि मेरे पास जो रिएक्शन है ना, N2 3H2 और 2NH3, इसका जो मैंने रेशो लिया ना, रेशो बाय वॉल्यूम लिया, बाय वॉल्यूम रेशो 1:3:2 लिया। अरे ये तो कौन से लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, गैसेस वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम की बात किया सिर्फ, और उनके सामने जो भी लिखा हुआ है इससे हम वैसे स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं, हम पढ़ेंगे इस। इनका रेशो ले लिया, सिंपल रेशो, पहले तो रिएक्शन वॉल्यूम के फॉर्म में बाय वॉल्यूम, और सिर्फ रिएक्टर और प्रोडक्ट सभी का रेशो ले लिया, तो ये हो जाएगा लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following combination illustrate the law of reciprocal proportion। तो क्या बोला था अपन ने, 3 डिफरेंट एलिमेंट, उसमें से हर दो एलिमेंट मिलके 3 डिफरेंट कंपाउंड बनाए। इतना ध्यान रखना ये डेफिनेशन के हिसाब से। तो देखना यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ही डिफरेंट एलिमेंट है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, 3 होने चाहिए थे, 3 कंपाउंड आपके, है ना। तो ये भैया वो नहीं है, ये 2 डिफरेंट एलिमेंट 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। तो ये तो लॉ क्या हो गया, मल्टीपल प्रोपोर्शन हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं रहा। अब यहाँ पे Na1Cl दूसरा, Br तीसरा, चौथा आयोडीन। अरे 4 डिफरेंट कंपाउंड है, 4 डिफरेंट एलिमेंट है और 3 डिफरेंट कंपाउंड है, ये भी नहीं है ये अपना। ये तो ना लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो करता है, ना ही लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं। अब यहां पे कार्बन है, ऑक्सीजन है, सॉरी
कार्बन, यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन, 3 डिफरेंट एलिमेंट जैसा अपन ने पढ़े थे, और 3 डिफरेंट कंपाउंड देखो, एक कार्बन सल्फर का, एक कार्बन ऑक्सीजन का, और एक सल्फर और ऑक्सीजन का, 3 डिफरेंट एलिमेंट, 3 डिफरेंट कंपाउंड, किसी एक को फिक्स करके बाकी का रेसिप्रोकल रेशियो ले लो। यही है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, हमने अप्लाई किया। कौन सा रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है? 3 डिफरेंट एलिमेंट अपने 3 डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं। आया समझ में? बाकी तो बस उसने यही पूछा था, यहाँ पे फॉलो नहीं होता। 2 डिफरेंट एलिमेंट 3 डिफरेंट कंपाउंड, तो 2 एलिमेंट जब केमिकली रिएक्ट करेंगे तो 3 डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं, तो ये हो गया मल्टीपल प्रोपोर्शन का, है ना। यहाँ पे 4 डिफरेंट एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं करता है दोनों को, ये सेटिस्फाई करता है। अब आया समझ में? अब क्लियरिटी आ गई? देखते हैं, इसे नोट करिए और क्वेश्चन देखते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट वेट ऑफ बैरियम क्लोराइड वुड रिएक्ट विथ 24.4 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट टू प्रोड्यूस 46.6 ग्राम ऑफ बैरियम सल्फेट एंड 23.4 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब उसने मास निकालने वाला, बाकी सबका दिया हुआ है, किसी एक का निकालने वाला। सोचिए कौन सा लॉ लगा सकते हैं। मैं रिएक्शन लिखता हूं आपके लिए। तो वो बोल रहा है BaCl2 BaCl2 ये रिएक्शन कर रहा है सोडियम सल्फेट के साथ और प्रोड्यूस कर रहा है बैरियम सल्फेट प्लस NaC। अब क्या है कि रिएक्शन होनी चाहिए बैलेंस केमिकल। ठीक है, हम कर लेते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रिएक्शन बैलेंस हो जाएंगी। एक बैरियम 2 क्लोरीन 1 क्लोरीन, तो 2 कर दिया, 2 सोडियम 2 सोडियम, सब रिएक्शन बैलेंस होगी। अब वो बोल रहा है कि ये x ग्राम है, ये आपका हो गया 24.4, ये है 46.6 और ये है 23.4 ग्राम। ओके, ये मुझे निकालना है। तो कौन सा लॉ लगाओ? याद है क्या कुछ? सर मास की बात कर रहा है, अगर हम दोनों के मास को इक्वल कर दे, इक्वल टू रख दे, तो मैं और इन दोनों को ऐड कर दे तो कुछ निकल जाएगा। हाँ, तो ये लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे? मास ऑफ रिएक्टेंट का समेशन ले लेंगे, इक्वल टू करेंगे मास ऑफ प्रोडक्ट, दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो x प्लस 24.4 इक्वल टू 46.6 प्लस 23.4। ठीक है, अब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 70 माइनस 24.4, ये आपका आ जाएगा x इक्वल टू 45.6 के आसपास निकल गया। तो हमने कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करके मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वेट करके मास ऑफ प्रोडक्ट कर दिया और BaCl2 का मास निकाल लिया। सिंपल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एंड और ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म हाइड्रोजन peroxide and H2O containing 5.93% and 11.2% of hydrogen respectively. The data will illustrate। ये किस लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? अब तो आपको स्ट्राइक हो गया होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं? H2O और H2O2। ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन है रिस्पेक्टिवली, इसमें है हाइड्रोजन 5.93% और इसमें कितना है? 11.2%। अब तो ये तो समझ में आ जाएंगे, 2 डिफरेंट एलिमेंट मिलकर 2 डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं, ये किसमें पॉसिबल है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, किसमें? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में बात है। तो आंसर क्या हो गया आपका? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट चेक करते हैं। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड थी। ओके, तो अगर आपको समझ में आया और मजा आया तो बने रहिए मेरे साथ, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और कुछ डाउट है या कुछ आपको नया टॉपिक चाहिए तो प्लीज कमेंट करिए। ठीक है।